हेलो एवरीवन। क्लास 10th सोशल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो रिलेटेड हैं पिछली वीडियो से। स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करवा जा रहा है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस आज जो करवाए जाएंगे वो आपके 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चंस के अंदर इनको पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करोगे। तो स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही, तो ध्यान से इसको समझना है और सुनना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे। बड़े क्वेश्चंस के अंदर, ये पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने इसका किया था कि श्रीलंका में 2 प्रमुख जातियां थी। एक सिंहली भाषा बोलने वाले थे और दूसरे तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे। सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो संख्या में ज़्यादा थे, जिसके कारण सिंहली को क्या कर दिया गया था, राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था। तो ये गृह युद्ध का प्रमुख कारण होता है। दूसरा जो इसका पॉइंट होगा वो है सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनना। यानी क्या होगा था, सिंहलियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के कारण गृह युद्ध आरंभ हुआ था। यानी अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध होते हैं यानी गृह माने घर के युद्ध, यानी देश के अंदर यदि 2 जातियों के बीच किसी विषय के ऊपर विवाद उत्पन्न हो जाता है या झगड़ा उत्पन्न हो जाता है या हिंसात्मक गतिविधियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे गृह युद्ध बोलते हैं। तो इसके 2 कारण थे, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित करना और दूसरा सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देना। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, स्थानिक या जातीय से आप का क्या अभिप्राय है। किसी जाति, प्रजाति इत्यादि का ऐसा समूह जिसके सांस्कृतिक आदर्श समान हो उसे जातीय कहा जाता है। यानी जातीय की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो आप क्या लिखोगे, किसी जाति, प्रजाति इत्यादि का ऐसा समूह जिसके सांस्कृतिक आदर्श समान हो उसे जातीयता कहते हैं। ये है आपका जातीय की परिभाषा। 2 अंक के अंदर आप इसको लिख सकते हो। वैसे ये होता ही है, जब एक जाति के जो लोग हैं तो उनकी संस्कृति, सभ्यता, प्रजाति क्या होती है, समान होती है। तो इससे आगे क्या है कि एक जातीय समूह के लोग यह विश्वास करते हैं कि वह सभी एक ही पूर्वज से संबंध रखते हैं। यानी वो एक ही व्यक्ति की संतान है, यानी उनके पूर्वज होते पहले के जन एक हैं तथा उनके शारीरिक लक्षण एक समान हैं। इस समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कई लक्षणों से पहचाने जाते हैं, जैसे कि भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बेल्जियम के मॉडल की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसके अंदर भी हमने पहले अध्ययन किया था कि बेल्जियम के अंदर भी प्रमुख रूप से 2 भाषाएं बोलने वाले थे। डच 59% थे, फ्रेंच 40% भाषा बोलने वाले लोग थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, इस गृह युद्ध को रोकने के लिए दोनों भाषाई लोगों के मंत्रियों की संख्या को क्या कर दिया गया, समान कर दिया गया। तो भाषाई मॉडल क्या था,
कि डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान होती थी। पहली विशेषता इसकी। दूसरी विशेषता है सामुदायिक सरकार से अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, यानी डच भाषा बोलने वाले अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले अपने फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब आता प्रश्न नंबर 4, श्रीलंकाई तमिल तथा भारतीय तमिल कौन है? यानी श्रीलंकाई तमिल कौन से थे? हमने अध्ययन किया था वो लोग थे जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ था। और भारतीय तमिल कौन से थे? तो कृषि करने के लिए, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि करने के लिए श्रीलंका में गए थे, वो भारतीय तमिल थे। तो इसमें आगे बताने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। तो यदि आप लिखो तो मूल श्रीलंकाई तमिल जो कि श्रीलंका में पैदा हुए थे उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। श्रीलंका के भारतीय तमिल वह तमिल हैं जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासन के दौरान बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों के रूप में वहाँ गए थे। यहाँ तक कर सकते हम। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? बहु का मतलब होता है ज़्यादा, संख्यक संख्या में वाद, वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी एक ऐसी भावना जो बहुसंख्यक यानी संख्या के आधार पर इच्छा को बढ़ावा देती है या मर्जी को बढ़ावा देती है, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? बहुसंख्यकवाद किसी भी देश की बहुसंख्यक समुदाय यानी जो संख्या में ज़्यादा हैं में एक भावना कि वह देश का शासन अपनी मर्जी तथा इच्छा से चला सकते हैं और वह देश के अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम हैं, जो संख्या में कम समुदाय हैं की भावनाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की अनदेखी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है गृह युद्ध से। गृह युद्ध का क्या अर्थ है? इसके बारे में आपको बताया था कि गृह युद्ध का मतलब क्या था? गृह मीन्स होता घर, युद्ध यानी घर के अंदर ही युद्ध। कहने का मतलब है जब दो जातियों, दो समुदायों के बीच यदि किसी विषय के ऊपर यदि आपस में विवाद उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी इसका कारण क्या होता है कि जब एक समुदाय के हितों की अनदेखी की जाती है और दूसरे समुदाय के हितों को बढ़ावा दिया जाता है, इच्छाओं को पूरा किया जाता है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, किसके अंदर? श्रीलंका के अंदर पढ़ा था। श्रीलंकाई तमिल और सिंहली जाति के बारे में पढ़ा था। तो सिंहली जाति के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सिंहली को विशेष महत्व दिया गया था, राजभाषा भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन तमिल को ऐसी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी का मतलब सत्ता माने शासन की साझेदारी माने हिस्सा, यानी सत्ता का या शक्तियों का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो हम यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका 7 हो चुका है सत्ता की साझेदारी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, सामुदायिक सरकार से क्या अभिप्राय है या सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं? लगभग ये बातें बार बार पहले से ही बताई जा रही हैं कि सामुदायिक यानी एक समुदाय विशेष की जो सरकार होती है उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। जैसा कि हमने श्रीलंका के अंदर यदि बेल्जियम की बात करें उसके अंदर पढ़ा, तो उसके अंदर क्या है? सामुदायिक सरकार यानी जिस सरकार में एक समुदाय का विशेष योगदान होता है तो उसे ही सामुदायिक सरकार कहते हैं। श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा बोलने वालों का जो योगदान है वो क्या है? सामुदायिक सरकार का एक उदाहरण है। सामुदायिक सरकार का संकल्प बेल्जियम में सामने आया। बेल्जियम में भी 2 भाषा बोलने वाले थे, डच और
फ्रेंच भाषा। जहाँ कई भाषाई समूह रहते हैं, सामुदायिक सरकार एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है तथा इसके पास कई मुद्दों से संबंधित शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि सांस्कृतिक, भाषाई, शैक्षिक इत्यादि। तो यहाँ तक इसको कर देंगे हम। क्या बताया? सामुदायिक सरकार का संकल्प बेल्जियम में सामने आया, जहाँ कई भाषा समूह होते हैं। यदि ये तो एक भाषा के आधार पर एक बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया, तो धर्म के आधार पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, वहाँ पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले कम लोग हैं। तो वो किसको महत्व देते हैं? इस्लाम को ज़्यादा महत्व देते हैं, या मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र की डेफिनेशन हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है। लोक का मतलब होता है लोग, और तंत्र का मतलब शासन। एक ऐसा शासन जो लोगों का होता है, यानी कहने का मतलब है एक ऐसी शासन प्रक्रिया जिसमें लोगों की भागीदारी होती है। एक, या कह सकते हैं एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है आपका युक्तिपरक कारण क्या है? युक्तिपरक कारण वह फैसला होता है जो किसी भी निर्णय या अथवा मुद्दे से संबंधित हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किया जाता है। किसको ध्यान में रख किया जाता है? मेन बात क्या है, कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर यदि निर्णय लिया जाता है तो उसके लाभ यानी उसके फायदे और नुकसान को ध्यान में रख के उसका निर्णय लिया जाता है। इसमें लाभ तथा हानि को सावधानीपूर्वक देखा जाता है तथा यह कारण नैतिक कारणों से बिल्कुल ही विपरीत होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया? युक्तिपरक में क्या देखा जाता है? लाभ और हानि को। इसके बिल्कुल अपोजिट नैतिक कारण क्या होता है? जिसके अंदर सही अथवा गलत की भावना से देखा जाता है कि सही है या गलत है, तो उसे क्या कहते हैं? नैतिक कारण कहा जाता है। तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें सिर्फ मेन बात थी कि लाभ या हानि को देखकर, युक्तिपरक में किसको देखा जाता है? लाभ या हानि को देखा जाता है, लेकिन नैतिक के अंदर किसको देखा जाता है? सही या गलत को देखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार के अंग, अलग अलग अंग कौन से हैं? तो सरकार के भारत के अंदर का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में सरकार के 3 अलग अलग अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो तीनों इसके एक्सप्लेन हमने पहली वाली वीडियो के अंदर किया था। विधायिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका है उसका कार्य है विधायिका द्वारा कानूनों को लागू करवाना या उनको अमल में लेके आना। अब न्यायपालिका है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है यदि कोई विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है या उनको तोड़ता है तो उसको सज़ा देना या दंड देने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक स्वायत्तता का क्या अर्थ है? यानी स्वायत्तता, यहाँ पर प्रादेशिक का मतलब तो आपको सभी को पता है कि प्रदेश की। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्र, सीमित दायरे में स्वतंत्रता। तो प्रादेशिक स्वायत्तता किसी विशेष प्रादेशिक समूह के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग है तथा देश की सरकार में अधिक अधिकारों और सत्ता की मांग है। तो वो क्या करते हैं? वैसे यदि क्वेश्चन आप समझो तो इसके लिए आपको कहाँ तक लिख सकते हैं? स्वतंत्रता की मांग है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन लगभग 1 अंक के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का क्या अर्थ है? सत्ता का मतलब होता है शासन। सत्ता का अर्थ है व्यक्ति अथवा समूह की अपनी इच्छा पूर्ण करने की काबिलियत यानी योग्यता अथवा अपने उद्देश्य प्राप्त करने की काबिलियत। राजनीति में सत्ता को एक रिश्ते के रूप में लिया जाता है जिसका अर्थ है औरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता जो कि दूसरे न चाहते हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था 3 सत्रीय व्यवस्था की सहायता से कार्य करती है। ये है 3 सत्र। कौन कौन से 3 सत्र हैं? जो स्थानीय, यदि हमें
भारत में पंचायती राज की बात करें तो 3 सत्र हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर कार्य करती है, ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, जिला परिषद है या जिला स्तर पर कार्य करती है। इसके बाद आता है युक्तिपरक तथा नैतिक में मुख्य क्या अंतर है। तो हमने पहले किया था, ये कर चुके हैं कि युक्तिपरक है, ये लाभ और हानि को देखकर निर्णय लिया जाता है। नैतिक में सही और गलत को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप सभी यदि वो डेफिनेशन भी समझना चाहो कि युक्तिपरक, एक साइड में आप युक्तिपरक लिख सकते हो, सेकंड डेफिनेशन आप नैतिक लिख सकते हो। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है। या ये कह सकता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी का नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का तरीका कौन सा है। तो इसके अंदर क्या है, यह सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था है जिसमें सरकार को का हर एक अंग, यानी सरकार के कितने अंग, 3 अंग, एक दूसरे की कार्य प्रणाली पर चेक रखता है तथा इसका परिणाम अलग अलग संस्थाओं की शक्ति के रूप में सामने आता है। यह व्यवस्था ध्यान रखती है कि सरकार के किसी भी अंग के पास अत्यधिक शक्ति न हो। क्या रखती है यह व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, नियंत्रण एवं संतुलन। कौन, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो बातें कही गई, क्या कही गई कि एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कहा जाता है कि कोई भी सरकार के किसी भी अंग के पास अत्यधिक शक्ति अथवा बेहिसाब, बिना हिसाब के, इसका मतलब एक ही होता है, अत्यधिक शक्ति कह दो या बेहिसाब कह दो, न हो। फिर आता है क्वेश्चन 18, भारत में स्थानीय स्वशासन की 2 उपलब्धियां लिखिए। उपलब्धियां लिखनी है यानी उनको उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य प्राप्त किए हैं या क्या क्या उसके अंदर दिया गया है। पहला, हम स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 1/3 जो पद महिलाओं के आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित हैं। और इसके साथ हम लिख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन में आने वाली जो आने से नगरों तथा गांवों का विकास हुआ है। तो बहुत सारी इसके अंदर बातें हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ग्राम पंचायत के 2 कार्य है, गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, गलियों की सफाई करना, बिजली की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, पुस्तकालय खुलवाना, बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो इसके अंदर। अब इसके बाद आता है बेल्जियम की जातीय बनावट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20। अभी हमने किया था 19, 20 क्वेश्चन है, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है, यानी बेल्जियम के लोग जाति किस प्रकार की, यानी भाषा के आधार पर यहाँ पर लोग बटे हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने हैं, बेल्जियम में फ्लेपिश बोलने वाले 57% हैं, फ्रेंच बोलने वाले 32% हैं तथा जर्मन बोलने वाले 0.7% हैं। ब्रुसेल्स में 10% द्विभाषी लोग रहते हैं, यानी ब्रुसेल्स कौन से, बेल्जियम की राजधानी है। यहाँ पर 10% लोग द्विभाषी यानी दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, श्रीलंका राष्ट्र कब बना, यानी श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, सन 1948 में, 1948 के अंदर। अब 1970 तथा और 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। तो इसके अंदर कितने किए गए थे, 4 संशोधन किए गए थे। मेन उद्देश्य वहाँ पर जो 2 समुदाय थे उन दोनों समुदाय के लोगों का समान प्रतिनिधित्व देना उनका प्रमुख उद्देश्य था। गृह युद्धों को समाप्त करना था। तो ये हमारे आज क्या थे, अति लघु उत्तरार्थ में क्वेश्चन थे, 2 अंक के क्वेश्चन थे। जिस भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं किए तो वो स्टूडेंट्स से जो मेरा चैनल है सुनील सांगवान एजुकेशन पॉइंट्स है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे वाली जो वीडियो हैं उसको आप देख सकते हो और क्वेश्चन समझ सकते हो। धन्यवाद।